नमस्कार। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 7 मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व की कहानी है। मौर्य संबंध से संबंधित जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है। साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में हम लोग अर्थशास्त्र, पुराण, मुद्रा राक्षस नाटक जो है और बौद्ध और जैन ग्रंथ से हमको जानकारी मिलती है साहित्यिक साक्ष्य के तौर पे। और विदेशी विवरण में मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, कार्टियस आदि का विवरण, वहाँ से विदेशी विवरण यहाँ से हमको जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब पुरातात्विक जो साक्ष्य है, अशोक के शिलालेख, जूनागढ़ अभिलेख, काली पॉलिश वाले मृदभांड, भवन, स्तूप, गुफा, मुद्रा, आहत मुद्रा, ये 3 प्रकार के साक्ष्य हैं जिससे हम लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक साक्ष्य, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा, सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत बृहकृतक मंजरी और पतंजलि के महाभाष्य आदि से हम लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि प्रमुख हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में प्रमुख स्रोत हैं भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है जो मौर्य प्रशासन की अतिरिक्त गुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश डालता है। विदेशी विवरण, विदेशी लेखकों में स्ट्रैबो, कार्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, अर्नेस्टोक्रीटस आदि हैं जिन्हें मौर्य वंश के बारे में लिखा है। इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य इतिहास के बारे में उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है, परंतु यह अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हुई, बल्कि इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त होता है और इसमें स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन का नाम उल्लेख है। जस्टिन और यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक का अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें अशोक के शासनकाल की समस्त जानकारियाँ मिलती है। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करती है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी काली पॉलिश वाले मृदभांड और चांदी व तांबे के पंचमार्क वाले सिक्के से भी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना अब हम लोग करते हैं। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। साक्ष्यों से पता चलता है कि घनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इस नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रथम राजा और संस्थापक थे। उसकी माता का नाम मूर था जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। मौर्य वंश के शासक किस वर्ण के थे इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों में उसे चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। ऐसा इसलिए प्रमाणित मिलता है क्योंकि चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोषक था, जिसके अनुसार क्षेत्रीय वर्ण का व्यक्ति ही राजस्व का अधिकारी हो सकता था। मौर्य वंश के प्रमुख शासक के बारे में अब हम लोग जानेंगे।
चंद्रगुप्त मौर्य जो स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का काल है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम वंशीय धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी में मगध की गद्दी प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा रक्षा, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र माना है। कौटिल्य और चाणक्य। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था। चाणक्य का लालन पोषण और शिक्षा उसकी माता के संरक्षण में हुआ। मुद्रा राक्षस में कहा गया है, राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस सम्मानित पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था। इस पर चाणक्य ने शपथ ली थी कि वह उसके परिवार और वंश का समूल नष्ट करके नंद से बदला लेगा। बृहत्कोश में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने मिलकर नंद वंश के उन्मूलन कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, अभी पहले फारिस था, से लेकर के पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जैड्रोसिया, बलूचिस्तान, पीरीपेनेदाई, काबुल के क्षेत्रों के कुछ भाग सौंपा और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना थी, जिसका विवाह चंद्रगुप्त से मौर्य से हुआ। इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ एपियानस नामक यूनानी ही देता है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगानस्थनीज को चंद्रगुप्त दरबार में भेजा और यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया। मेगानस्थनीज मौर्य दरबार में काफ़ी समय तक रहा। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा सुना उसमें उसने इंडिका में ये बात लिपिबद्ध किया। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के बारे में महास्थान अभिलेख से मिलती है और दक्षिण भारत का विजय के विषय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुर्नानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। सोहगोरा ताम्रपत्र महास्थान अभिलेख के बोगरा जिले में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाली राहत कार्य के विषय में जानकारी देती है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल था, पुष्यगुप्त ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी था और अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और श्रवण बेगला में जाकर 298 ईस्वी में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता और कुशल प्रशासक था और चंद्रगुप्त का प्रशासनिक योग्यता अपने सीमा में उत्कृष्ट थी। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था कालांतर के सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार कही जा सकती है। यह बहुत कुछ चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा और उसके गुरु कौटिल्य के राजनीतिक सूझबूझ का ही परिणाम था। जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक राजर्षि था। उसके जीवन के अंतिम दिनों में सुख वैभव त्याग कर जैन परंपरा के अनुसार मृत्यु का वरण किया। उनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बनता है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध का राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने
डायक्योमेस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जो मेगस्थनीज के उत्तराधिकारी माना जाता था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए हैं और विद्रोह के दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 चीज़ें मांग की थी। एक है सूखी अंजीर, एक है अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने 2 चीज़ें अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर तो दे दिया, लेकिन तीसरा एक दार्शनिक को भेजने से मना किया और कहा कि दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। मिस्र के शासक टोलेमी द्वारा फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। दिव्य वरदान से ज्ञात होता है कि उसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय के ज्योतिषी पिंगलवस निवास करते थे। बिंदुसार के काल में चाणक्य प्रधानमंत्री था। अब आता है अशोक का काल। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इससे पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक उज्जैन का राज्यपाल था पहले। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध का शासन पर अधिकार कर लिया। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। महाबोधि वंश और तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने सत्ता प्राप्त किया। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देव नाम प्रिय, देवों का प्रिय की उपाधि दी गई है। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदेगोलम अभिलेख में ही मिलता है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन, दीपवंश में करमोली कहा गया है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की का लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा गया है। 1750 ईस्वी में टेफी थेलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। कलिंग युद्ध। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 271 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित है। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में मिलता है जानकारी। तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। कई अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़, गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। कल्हन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। इसके अनुसार वह वहाँ धर्मारिणी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक शहर बसाया। तो श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक शहर बसाया अशोक ने। अशोक की धार्मिक जीवन। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी थे, परंतु बाद में बौद्ध बन गया। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था और उसके अभिलेखों में सर्वत्र देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था का संकेत मिलता है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। तो उपगुप्त बौद्ध धर्म की शिक्षा दी अशोक को। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियाँ
में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम लोमेश ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी था। और बराबर की गुफाएं जहानाबाद जिले में है, बिहार के। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम गया की यात्रा की। उसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया और केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख से अशोक स्पष्टतः बुद्ध धर्म और संघ का अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची, कौशाम्बी के लघु स्तंभों में भी अशोक के बुद्ध होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट बिहार यात्राएं रोक दी। उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थानों पर गया, उसकी पूजा की। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है: सबसे पहले बोध गया, उसके बाद कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रीवस्ती। इस प्रकार उन्होंने धर्म यात्राएं की, जहां महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई या उनके पैर पड़े। अशोक के धर्म। अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों का संहिता प्रस्तुत की है, उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत के धर्म शब्द का ही प्राकृत रूपांतर है। अशोक के धर्म का परिभाषा राहुला वेदासूत्र से ली गई है। स्वनियंत्रण अशोक की धर्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक ने अपने 2 और 7वें लेखों में धर्म के गुणों को बताया है, जो इस प्रकार है: साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण आदि। बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकों और प्रादेशिकों एवं नियुक्तों को आज्ञा दी कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दे। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया है। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका आदि देशों में दूत भी भेजे। अब हम लोग अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख, इन्हें 2 वर्ग के बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख में बांटा जा सकता है। स्तंभ लेख में दीर्घ शिलालेख और लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया जा सकता है। गुहा लेख, ये गुफाओं के उत्कीर्ण लेख हैं। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग शिलालेख और उसके प्राप्ति स्थल बन। शाहबाजगढ़ी, वो पेशावर से मिला है। मानसेहरा हाजरा से मिला पाकिस्तान में। कालसी देहरादून। गिरनार अभिलेख जूनागढ़। धौली अभिलेख पुरी से। जौगढ़ अभिलेख गंजाम से। सोपारा अभिलेख थाने से। एरगुडी अभिलेख कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। मास्की अभिलेख रायचूर से कर्नाटक। गुर्जरा अभिलेख दतिया मध्य प्रदेश। ब्रह्मगिरी अभिलेख मैसूर कर्नाटक। भाब्रू अभिलेख बैराट। अहरोरा अभिलेख मिर्जापुर। जटिंग रामेश्वरम कर्नाटक। सासाराम अभिलेख बिहार। राजमुंडलगिरी कुर्नूल। जेवी मठ मैसूर। सारोमारो मध्य प्रदेश। निट्टूर कर्नाटक। और उदेगोलम अभिलेख बेल्लारी और सन्नति अभिलेख कर्नाटक से मिली है। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। तो दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 विभिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए, जैसे दिल्ली का टोपरा स्तंभ, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख
और रामपुरवा स्तंभ लेख। तो लंबा जो स्तंभ लेख है उसका संख्या 7 है, जो 6 स्थानों पर मिली है। कुछ स्थानों पर केवल एक लेख है जिनमें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम में रखा गया है, वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। और इस प्रकार लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ, रुमनुदोई आदि स्थानों पर मिलते हैं। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख की लिपि ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा का लिपि ब्राह्मणी न होकर के खरोष्ठी है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है और सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमनदई अभिलेख सर्वाधिक छोटा अभिलेख का विषय आर्थिक था। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसमें रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उसे साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख, राजकीय घोषणा को लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचय है और फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपड़ा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की। लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार स्तंभ लेख मोर का चित्र बना हुआ है। अशोक के सर-ए-कूना कंधार अभिलेख ग्रीक और असमायिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेखों पर वर्णित विषय वस्तु। अब देखिए पहला शिलालेख जो है वो पशु बलि की निंदा के बारे में कहा गया है और पशु सभी मनुष्य मेरी संतान है, पहला शिलालेख के अनुसार। और अशोक के दूसरे शिलालेख के अनुसार पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्य और चोल, पांड्य और सत्ययुक्त केरलपुत्र चेर की चर्चा की गई है। तो दूसरे में पशु चिकित्सा के बारे में, मानव चिकित्सा के बारे में कहा गया है और पहला अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। और तीसरा अभिलेख राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष नगर का दौरा करने का आदेश है, तीसरा अभिलेख में। चौथा अभिलेख में धर्मांचरण के भेरीनाथ द्वारा धर्म की उद्घोषणा के बारे में जानकारी मिलती है, चौथा अभिलेख। पांचवा अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में और मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, पांचवा अभिलेख में। छठा अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है और आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकता है, ऐसा छठा अभिलेख में कहा गया है। सातवां अभिलेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का बात कहा गया है। आठवां अभिलेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है, बोध गया के भ्रमण का उल्लेख है। नौवां अभिलेख में धर्म समारोह की चर्चा है, सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां अभिलेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे और उनकी ख्याति और गौरव की निंदा की गई है और धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां अभिलेख में धर्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख में सर्वधर्म समभाव स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और पड़ोसी राज्य का वर्णन है। अपराध करने वाले को अटविक जातियों का उल्लेख किया गया है। 14वां अभिलेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है उन्होंने। अशोककालीन प्रांत उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राचीन मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक का मूल्यांकन। प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को महान सम्राटों में से एक माना जाता है। राष्ट्रीय एकता की समस्या को उन्होंने अत्यंत कुशलतापूर्वक हल किया और संपूर्ण देश को एक भाषा, एक लिपि, एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में भी प्रासंगिक हो सकती है। अशोक कला प्रेमी, कला का संरक्षक था। बौद्ध परंपरा उसे
84,000 स्तूपों को निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक 2 नगरों की स्थापना भी उसी ने करवाई थी। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था। राज्य विस्तार के हिसाब से उनकी महानता का मापना तर्कसंगत नहीं है। अपने 10वें धम्म अभिलेख में उन्होंने कहा है, राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध के विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण सम्राट मार्ग का अनुसरण किया। अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक के मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई और उसने एक लघु स्तंभ अभिलेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य स्रोत इनके विषय में मौन है। पुराणों में उल्लेखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसने 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया। सभी पुराण बृहदत्त को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं और उसका सेनापति बृहदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में लगभग बृहदत्त को सेना का निरीक्षण करते समय पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व में बृहदत्त को सेना के निरीक्षण करते समय धोखे से उसकी हत्या कर दी। अब बृहदत्त की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा पर आधारित थी और केंद्रीकृत स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने राज की सप्तांग विचारधारा के प्रतिपादित किया और ये 7 अंग हैं: राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। इन सप्तांगों में कौटिल्य राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है और शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर बताता है। सप्तांग सिद्धांत में राजा सिर माना गया है, आमत्य आंख माना गया है, जनपद जंघा माना गया, दुर्ग बाह माना गया, कोष मुख माना गया है, दंड बल सेना मस्तिष्क माना गया और मित्र कान माना गया है। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख स्थल और अध्यक्ष। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तराधिकारी तीर्थ कहलाते थे और अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है, जिसके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द मिलता है। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की चर्चा भी मिलती है। पुरोहित, प्रमुख धर्माधिकारी और प्रधानमंत्री, प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाले प्रमुख अधिकारी, सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री और यही सब है। हम लोग मौर्यकालीन प्रांत। मौर्य साम्राज्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, ये तो हम लोग, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी को द्वारा होता था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, मंडलों में विभाजित थे और इन प्रांतों के शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर के उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। 5वां प्रांत कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसली था। मौर्य प्रांत मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही और 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। जस्टिन गुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता था। कौटिल्य की सेना को 3 भागों में विभाजित किया: एक पुश्तैनी सेना, एक भाटक सेना, एक नगरपालिका सेना। नगर व्यवस्था। मौर्य काल में मौर्य सम्राट सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय और न्यायाधीश था। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था। ग्रामीण और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संभवतः
द्रोणमुख स्थानीय और जनपद के न्यायालय थे। और धर्मशास्त्र में दो तरह करके न्यायालयों की चर्चा है, एक धर्मस्थलीय और एक संकट शोधन। धर्मस्थलीय सब न्यायालय के द्वारा दीवानी अर्थात स्त्री धन विवाह संबंधी विवाह का निपटारा होता था, जबकि कठोर शोधन न्यायालय में फौजदारी मामला अर्थात हत्या मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था। गुप्तचर व्यवस्था है। गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष और उसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। संचरा जो गुप्तचर था वो घुमक्कर प्रवृत्ति के थे और रक्षिण गुप्तचर थे। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिण कहा गया है। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत इंडिका और अशोक के अभिलेख रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। इसमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। दास व्यवस्था। मेगास्थनीज और स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। त्रिपिटक में 4 प्रकार और कौटिल्य में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों की कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। स्त्रियों की स्थिति। पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया है। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित थी। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, जिसे छंदवासिनी कहा गया है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। संभ्रांत घर की महिलाएं प्रायः घर में ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा गया है। मौर्यकालीन धर्म। मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविका धर्म प्रमुख थे। मौर्य सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और बिंदुसार आजीविक धर्म का अनुयायी था और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता थी। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। जनसाधारण में नाग पूजा का प्रचलन था। मूर्ति पूजा भी की जाती थी। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था और देव मूर्ति को बनाने वाले शिल्पियों को देवताकारु कहा जाता था। अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने कुछ गुफाओं आजीविकों को दान में दिया था। अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया और चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेगला में जाकर जैन प्रथा संलेखना के अनुसार अपना प्राण का त्याग किया। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। उसमें 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था डिपेंड थी। कृषि, पशुपालन उद्योग और वाणिज्य और व्यापार। भूमि का राज्य और कृषक दोनों पर अधिकार होता था। साम्राज्य। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाली प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई बुआई होती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के कृष्ट जुती हुई, आकृष्ट बिना जुती हुई, स्थल, ऊंची भूमि, अनेक भूमि का उल्लेख किया है। अदेव मात्रिक भूमि वह भूमि होती थी जिसके बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी और मुख्य भूमि का उपज जो है 1/6 भाग होता था। भूमि कर 2 प्रकार का होता है, एक सेतु कर, एक वन कर। सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, भाग उपज का हिस्सा, प्रवेश आयात का 20%, निष्क्रियण निर्यात कर, बलि एक प्रकार का राजस्व कर और हिरण्य अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता, उपवास काश्तकार को कहा जाता था। उद्योग। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटना और बुनना था।
श्रेणी शिल्पियों का संगठन था, निगम व्यापारियों का संगठन था, संघ देनदार और महाजनों का संगठन था, सरवाहा कारवा व्यापारी का प्रमुख व्यापारी होता था अनाज से संबंधित। उद्योग धंधों की संस्था को श्रेणी कहा जाता था, श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। मौर्यकालीन मुद्राएं, करपाषाण पन धारण, ये चांदी का बना होता था, स्वर्ण और निष्क सोने का बना होता था, मासिक और काकनी तांबे का सिक्का होता था। मौर्य का राजकीय मुद्रा पन थी और मुद्राओं को परीक्षण करने वाले अधिकार को रूप दर्शक कहा जाता था। राज्य के शीर्षस्थ अधिकारी 48,000 पन तथा सबसे निम्न अधिकारी को 60 पन मिलता था वेतन। पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। मयूर, पर्वत, अंधचक छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्यकालीन की अन्य मुद्राएं थी। वाणिज्य और व्यापार। मौर्य काल में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। व्यापार पश्चिमी भारत में भृगकच्छ बंदरगाह और पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, तौसली आदि। मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की है जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी होता था। व्यापार शुल्क 3 प्रकार के बताए गए, एक बाह्य, एक अभ्यंतर। तो स्वदेश में उत्पन्न वस्तुओं पर लिया जाने वाला शुल्क, बाह्य राजधानी में लिया जाने वाला शुल्क अभ्यंतर, और विदेश माल पर वसूल किया जाने वाला शुल्क अधिक की था। इस प्रकार निष्क्रियमय और आयात पर प्रवेशमय कर लिया जाता था। राजकीय कला में स्तंभ लेख, गुहा लेख आदि प्रमुख था। लोक कला में लोक कलाकारों द्वारा यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल है। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण करवाकर वास्तुकला की एक नई शैली को जन्म दिया। गुहा वास्तु इस काल के अन्य देन है। अशोक के शासनकाल से ही गुहा का उपयोग आवास के रूप में होने लगा था। मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं: निर्माण काल में पत्थरों का इस्तेमाल, लौह अयस्कों का सोधा हुआ प्रयोग, चमकदार पॉलिश का प्रयोग, भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष प्रयोग। मौर्य काल में मूर्ति का निर्माण चिपकवा विधि, उंगलियों और चुटकियों का इस्तेमाल करके या सांचे में ढालकर किया जाता था। पारखम उत्तर प्रदेश से प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति, दिगंबर प्रतिमा लोहानीपुर पटना से, धौली उड़ीसा के हाथी और दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति मौर्य कला का विशिष्ट उदाहरण है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृति और उसके नीचे बिल्लारी आकृति अशोक की कालीन मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना। सुयोग्य और सुदूरदर्शी सम्राट था। अब इनके पतन के कारण अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। अंततः लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहदत्त की हत्या हो गई। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहदत्त की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। धन्यवाद। अब हम लोग अगले अध्याय मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे, चैप्टर 8।